जय हिंद दोस्तों, मैं राणा चंदन 75वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी का स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज है उसको फिर से स्टार्ट करते हुए आज हम लोग नवंबर 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है उसके सारे करंट अफेयर्स के निचोड़ को कवर करेंगे और इसके लिए हम लोग 85 MCQ का इस्तेमाल करेंगे। और इस 85 MCQ में जो नवंबर प्रतियोगिता दर्पण है उसके सारे कंटेंट जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसको कवर करेंगे। अगर इमेज के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से या MCQ के माध्यम से, जहां भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि नवंबर 2023 के प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन कौन से होने वाले हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्वेश्चन रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से कंटेंट रहेंगे, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, प्रमुख उस महीने में हुई नियुक्तियां, फिर पुरस्कार सम्मान, कुछ ऐसे पुस्तकें हैं या फिर ऑपरेशन अभियान या सम्मेलन हुए हैं नवंबर में, महोत्सव, दुर्घटना, खेलकूद और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में संसद का विशेष सत्र कब से कब तक चला? ऑप्शन है आपके सामने 18 से 22 जुलाई 2023, 18 से 22 अगस्त 2023, 18 से 22 सितंबर 2023 या 18 से 22 अक्टूबर 2023। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 18 से 22 सितंबर 2023। एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात अब तक केवल 9 अवसरों पर ही विशेष सत्र बुलाया गया है। इनमें 18 से 22 सितंबर 2023 को बुलाया गया सत्र भी शामिल है। मतलब सितंबर में जो सत्र बुलाया गया यह स्वतंत्रता के बाद से अब तक का 9वां अवसर था। 19 सितंबर को ही पुराने संसद भवन में कामकाज का आखिरी दिन था। इसके साथ ही 19 सितंबर को ही नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत हुई तथा नया संसद भवन अब आधिकारिक दृष्टि से देश की नई संसद हो गई है, जबकि पुराने संसद भवन को संविधान संसद आज से कहा जाएगा। तो यह विशेष सत्र इसीलिए था कि जो अपना नया संसद भवन बन के तैयार था उसको उद्घाटन करना था। तो पुराने संसद भवन को बंद कर दिया गया। अब संसदीय कार्य का जो संचालन होगा वो नए संसद भवन में होगा। कब से? तो 19 सितंबर 2023 से। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से है, देश के नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत कब हुई? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा 19 सितंबर 2023। ठीक है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अपना नया संसद भवन है वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना संसद भवन अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन, संविधान भवन, अटल भवन या संविधान संग्रहालय? तो सही उत्तर है दोस्तों, पुराना संसद भवन अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विधेयक नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया है? तो आपने सुना भी होगा, काफी चर्चा में था, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। यह जो है विधेयक नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक बन गया है, महिला आरक्षण विधेयक 2023। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे एक्सप्लेनेशन में। महिला आरक्षण अधिनियम यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। नए संसद भवन में स्थानांतरण के पश्चात पहले ही सत्र, जो कि विशेष सत्र चल रहा है, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा कि स्वतंत्रता के बाद यह 9वां अवसर है जब विशेष सत्र बुलाया गया है। तो विशेष सत्र में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित इन सभी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदना विधेयक नाम दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था और इस विधेयक को क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन विधेयक। तथा जो मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, विधेयक 128वां था, लेकिन जब पारित होने वाला अधिनियम 106 था। ठीक है, तथा अधिनियमित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, पारित कर दिया गया। किस नाम से? नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितंबर को प्राप्त हुआ। यानी 19 सितंबर को विधेयक पास हुआ
29 सितंबर को राष्ट्रपति ने अपनी मुहर दे दी, यानी हस्ताक्षर कर दिया, जिसके साथ ही यह कानून का रूप ले लिया तथा 106 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसे अधिसूचित कर दिया गया है। लोकसभा में यह विधेयक 454 और 2 मतों से, यानी 454 इसके पक्ष में और 2 मत इसके विपक्ष में पड़े, तो यानी भारी बहुमत से यह विधेयक पारित हुआ। 106 संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के बाद लागू होगा। आपको पता है कि नया सब जो परिसीमन है वो 2026 के बाद होने वाला है। उसके बाद ही जब सीटों का बंटवारा, कुल सीटों की, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा की सीटों की भी संख्या बढ़ेगी राज्यों में, उसके बाद यह जो महिला आरक्षण अधिनियम है ये इसे लागू किया जाएगा। राज्यसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्षों के लिए है। पहले बार ये इसे 15 वर्षों के लिए जब लागू होगा तब से 15 वर्षों तक के लिए है। इसके बाद इस विधेयक की समीक्षा की जाएगी। यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति बनी तो इसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में जब इंप्लीमेंट होगा तो 15 वर्षों तक के लिए है, उसके बाद इसका समीक्षा के बाद ही इसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। हाल ही में देश की संसद ने वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को किस नाम से पारित किया है? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक। हाल ही में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो 33% सीटें आरक्षित की गई। और यह कब से लागू हो गई? तो नए 2026 के बाद जो नया परिसीमन लागू होगा, नई जनसंख्या के बाद जो नया परिसीमन होगा उसके बाद ही यह लागू होगा। कितने दिनों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत महिला आरक्षण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया? तो यह था 106 संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए दोस्तों, जो विधेयक था वो 128वां था। कई विधेयक जो है संसद में पेश किए जाते हैं लेकिन पारित नहीं होते हैं, तो उस नंबर में यह 128वां था। लेकिन पारित होने वाले विधेयक जब पारित हो जाते हैं ना तो वो अधिनियम बन जाते हैं। तो विधेयक 128वां था, पारित होने के बाद यह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना? 106 संविधान संशोधन अधिनियम। इस 128 और 106 के बीच का जो अंतर है उसे समझिएगा, वो विधेयक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, गुलाम नबी आजाद या अधीर रंजन चौधरी? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। देख लेते हैं एक देश एक चुनाव से संबंधित इस समिति के बारे में। एक देश एक चुनाव की संभावना को तलाशने और आवश्यक सुझाव देने के लिए 8 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को किया। समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया है और समिति के अन्य सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री, अध्यक्ष तो हो गए रामनाथ कोविंद, अब अन्य सदस्यों में कौन कौन है? तो जो 7 सदस्य है वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी इसमें शामिल किए गए हैं। तो 7 सदस्य और एक अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया, ये सदस्य नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस यूरोपीय कंपनी द्वारा बनाए गए C295 विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो यह C295 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा C295 विमान बनाया गया और इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। वायु सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेश निर्मित कौन सा विमान भारतीय वायुसेना में मिग श्रृंखला का स्थान लेगा? आपने देखा होगा मिग की एक श्रृंखला की सीरीज है भारतीय वायुसेना में, तो उसे अब रिप्लेस किया जाएगा और वो स्वदेश निर्मित विमान का नाम है
LAC मार्क 1, स्वदेश निर्मित LAC मार्क 1 जो कि तेजस विमान का उन्नत संस्करण है, एडवांस उसका वर्जन है LAC मार्क 1, भारतीय वायुसेना में चरणबद्ध तरीके से मिग श्रृंखला के विमान का स्थान लेंगे। आप देखते हैं कि मिग जो श्रृंखला की जो विमान है लगातार दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, तो उसका स्थान अब स्वदेश निर्मित ही LAC मार्क 1 करेगी। भारत द्वारा अपनी डीप ओशन मिशन समुद्रयान की लॉन्चिंग कब संभावित की गई है, मानी किस वर्ष की जाएगी? जैसे गगनयान अंतरिक्ष के लिए है, तो उसी तरह समुद्र के लिए एक डीप ओशन मिशन है जिसे नाम दिया गया है समुद्रयान। तो यह 2026 में लॉन्च करने की संभावित तिथि बताई गई है। गहरे समुद्र में संशोधन एवं जैव विविधता के अध्ययन हेतु समुद्र में 6000 मीटर तक की गहराई तक समुद्रयान भेजने की भूविज्ञान मंत्रालय की योजना है। इस समुद्रयान पनडुब्बी को मत्स्य 6000 नाम दिया गया। जो समुद्रयान है जो भेजा जाएगा इसे नाम दिया गया, जो पनडुब्बी का नाम है उसका नाम है मत्स्य 6000। ठीक है। इसका निर्माण चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 3 लोगों को मत्स्य 6000 के जरिए, जो पनडुब्बी है मत्स्य 6000, इसके जरिए गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। समुद्रयान की लॉन्चिंग की संभावित जो है वो 2026 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2023 को संपन्न हुए यूनेस्को की बैठक में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो भारत के 2 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहां विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 सदी पूर्व की थी, तथा यानी शांति निकेतन के विश्व भारती और कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह, और इस समूह में कौन कौन? बेलूर, हलेबीड तथा सोमनाथपुरम के पवित्र मंदिर आते हैं। इसे इन 2 स्थलों को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। कौन कौन? पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर समूह। ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन स्थलों के शामिल करने के पश्चात यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या पहले 40 थी, जो अब बढ़कर 42 हो गई है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारतीय स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 42। इनमें 34 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल तथा 1 मिश्रित स्थल है। मिश्रित स्थल कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो टोटल 42। अगला प्रश्न, अगला स्लाइड देखते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किलोमीटर उत्तर की ओर बीरभूम जिले में स्थित है। विश्व भारती की प्रसिद्धि के चलते है और इसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शांति निकेतन में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसी के नाम से भी मैक्सिमम लोग जानते हैं। होयसल जो है दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। 10वीं से आप अगर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको ये मिला होगा होयसल वंश। तो ये दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। 10वीं से 14वीं शताब्दी में 317 वर्ष तक इसने राज्य किया। इनकी राजधानी पहले बेलूर थी, जिसे बाद में हेलीबीड स्थानांतरित कर दिया गया था। होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता व नक्शेदार बनावट को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। कौशल के बेलूर, हेलीबीड व सोमनाथपुर स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारकों में पहले से ही शामिल है। इन मंदिरों के समूह को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने अब सितंबर में जाके शामिल किया है। तो ठीक है, अपने जो शिल्पकारी और नक्काशीदार बनावट के कारण यह विश्व प्रसिद्ध अब हो चुका है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने विश्वविद्यालय या संस्थानों ने अपना स्थान बनाया है? तो इसमें भारत के 91 विश्वविद्यालय और संस्थानों ने अपना नाम बनाया है। किसके? तो टाइम हायर एजुकेशन की जो जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 है। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाल ही में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आप सभी ने को याद होगा, आपने सभी इसके गवाह है कि पहली बार G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ और वह नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं क्योंकि अगले 1 वर्षों तक इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। यह कन्वेंशन सेंटर नया ही बनकर तैयार हुआ है। इसमें 9 से 10 सितंबर को 18वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का थीम था, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस सम्मेलन का थीम था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। भारत ने कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था और इनमें कौन कौन है? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर व संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, G20 में जो इसके सदस्य देश है वो तो शामिल होते ही हैं, जो 20 सदस्य देश है, लेकिन मेजबान जो कंट्री मेजबानी करता है, जो अध्यक्ष होता है, उसके पास कुछ पावर होता है कि कुछ अन्य सदस्य देशों को या समूहों को वह आमंत्रित कर सकता है। तो इसी के तहत भारत ने इन देशों को आमंत्रित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ, जिसे G20 का 21वां सदस्य इस सम्मेलन में बनाया गया है, के अध्यक्ष अजाली अशुमानी भी विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे। इन देशों के अलावा एक समूह को भी बुलाया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में, जो कि अफ्रीकी संगठन का प्रतिनिधित्व के रूप में वहां के अध्यक्ष को बुलाया गया था। और इस अवसर पे ही G20 जो अभी तक 20 देश और संगठनों का समूह था, उसमें 21वां सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। दोस्तों, ऑलरेडी पहले से 19 देश है और एक संगठन यानी यूरोपियन यूनियन इसका 20वां सदस्य था। अब अफ्रीकी संघ इसका 21वां सदस्य बन गया है। ठीक है, सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक जो है गेविल, यह ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दिया, क्योंकि G20 का अगला जो 19वां शिखर सम्मेलन है वह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाला है और 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राजील इसका अध्यक्ष बन जाएगा। तो अगले साल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। G20 में भारत के शेरपा जो थे वो अमिताभ कांत थे। ठीक है, और जानते हैं G20 के इस 18वें शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ। सम्मेलन से अलग हटकर एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA बनाने की घोषणा की गई। और इसमें कौन कौन देशों ने सहमति दी? अमेरिका, ब्राजील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश आदि इस पहल में भारत के साथ रहे। सम्मेलन से अलग हटकर एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत और अमेरिका ने चीन की जो महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट परियोजना है, इसके प्रत्युत्तर में यानी इसके जवाब में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के निर्माण की घोषणा अलग से एक बैठक में की, जिसे IMEC के नाम से जाना जाता है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के जरिए भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच व्यापार आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न में ये सारे एक्सप्लेनेशन से संबंधित प्रश्न होंगे। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो आपने एक्सप्लेनेशन में देखा, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिए? रूस, चीन, मैक्सिको या उपरोक्त सभी? तो रूस के, चीन के और मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित
18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान निम्न में से कौन सा देश या समूह को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई? तो अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट, G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो अभी हमने देखा कि लूला डी सिल्वा को प्रधानमंत्री ने ग्रेविल सौंपा, यानी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अगले वर्ष 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में मिला होगा। हाल ही में आसियान, अब G20 की बात खत्म, अब आसियान पे चलते हैं। हाल ही में आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो यह इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। देखते हैं इस सम्मेलन की कुछ प्रमुख बातों को इस एक्सप्लेनेशन में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आसियान अब तक 10 देशों का सदस्य था, अब इसमें 11वां देश शामिल हो गया है, 11वां सदस्य शामिल हो गया है, जो कौन है? तिमोर लेस्ते, जो 2024 में पूर्ण रूप से आसियान का 11वां सदस्य बन जाएगा। 43वें सम्मेलन में इसकी घोषणा कर दी गई। अगला जो सम्मेलन होगा 44वां 2024 में, उसमें वह 11वें सदस्य के रूप में शामिल होगा। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, किंतु डायलॉग पार्टनर यानी वार्ता भागीदार होने के नाते आसियान के साथ अलग से शिखर बैठक आसियान प्लस भारत शिखर बैठक में प्रतिवर्ष भाग लेता है तथा आसियान के तत्वाधान में होने वाले पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी भारत शामिल रहता है। आसियान के साथ एक और बैठक होती है, आसियान की जब शिखर बैठक होती है ना, उसी समय पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भी आयोजित की जाती है। तो ये दोनों शिखर सम्मेलन एक ही जगह पे एक ही देश में होती है हर बार। तो आसियान का 44वां शिखर सम्मेलन अगले साल लाओस में प्रस्तावित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य देश होगा? तो यह होगा तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो आपको अगर कोई भी एक शिखर सम्मेलन याद हो तो आप दोनों नाम दे सकते हैं। आसियान का शिखर सम्मेलन जहां होता है वहीं पूर्वी एशियाई देशों का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है, तो यह जकार्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आयोजित भी जकार्ता में हुई। आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य देश, यानी पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य तो शामिल होते हैं, इसके अलावा 8 अन्य सदस्य भी इस पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया व अमेरिका। आसियान सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो आसियान के अब 11 सदस्य देश जब हो गए हैं, वो कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते इसका 11वां सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमरसन मंगवा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित किए गए हैं? तो केन्या, जिम्बाब्वे, नामीबिया या घाना? तो यह जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मल षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? यह भारतीय मूल के हैं, तो यह सिंगापुर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आप पिक्चर में देख सकते हैं। 1 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में भारतीय मूल के 66 वर्षीय थर्मल षणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अपने देश के लिए गर्व की बात है। एक तो ब्रिटेन में या फिर यहाँ पे सिंगापुर में, मलेशिया में, इन कई देशों में भारत के मूल के जो लोग हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुने जा रहे हैं। और इसकी एक खास बात है ना सिंगापुर की, कि उन्होंने किससे शपथ ली? तो भारतीय मूल के ही सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, जो सिंगापुर में मुख्य न्यायाधीश है वो भी भारतीय मूल के ही हैं, सुंदरेश मेनन से राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों ही भारतीय मूल के हैं। यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। हाल ही में भूमध्य सागर में उठे किस भीषण तूफान ने लीबिया के तटीय शहरों में भारी तबाही मचाई? तो इसका नाम है डेनियल।
हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां दौर कहां संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ ढाका में। भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां दौर ढाका में 28 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की। अगस्त 2023 में किस अफ्रीकी देश की सेना ने वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति का तख्ता पलटकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो यह खेला हुआ गैबोन में, यानी यह तख्ता पलट वाला जो घटना हुआ वो गैबोन में हुआ। नाइजर के बाद अब अफ्रीका के एक अन्य देश में सेना निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो एक ऑलरेडी नाइजर था, उसके बाद अब गैबोन देश हो गया। मध्य अफ्रीका देश गैबोन की सेना ने सत्ता पर कब्जा की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा को 30 अगस्त 2023 को उतार के उसे उसी समय गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया, जब 26 अगस्त को संपन्न चुनाव में उन्हें तीसरी बार पुनर्निर्वाचित घोषित किया गया था। मैंने चुनाव का रिजल्ट आया, उन्हें फिर से निर्वाचित बहुमत मिली और वह निर्वाचित हुए। उसके तुरंत बाद ही उन्हें तख्ता पलट कर दी गई वहां की सेना ने। कहां की? तो गैबोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना अरब डॉलर था? तो जून 2023 के अंत तक भारत पर 623 अरब डॉलर का विदेशी ऋण था और यह जो 629 अरब डॉलर है वह देश की कुल जीडीपी का 18.6% है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण देश की जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो 18.6%। यहां गलती से 28.6 हो गया, ए आंसर होगा 18.6%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एयर इंडिया में किस विमानन कंपनी के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो विस्तारा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स की स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को मंजूरी 1 सितंबर 2023 को प्रदान कर दी है। इस विलय के उपरांत एयर इंडिया लिमिटेड का अस्तित्व बरकरार रहेगा तथा 218 विमानों के बेड़े के साथ यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर तथा दूसरी बड़ी डोमेस्टिक कैरियर विमान सेवा कंपनी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमईसी का विस्तृत वाक्य क्या है? तो जब हम लोग 18वें G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे थे, तो उसी समय इसका नाम आपने सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देख सकते हैं आप कैसे ये कॉरिडोर है। इस मैप में आप देख रहे हैं कि भारत के गुजरात से कैसे कैसे रोड के, जल मार्ग, स्थल मार्ग के द्वारा यह यूरोप को जोड़ रहा है। इसका पूरा डिटेल एक बार फिर से हम लोग और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार के लिए भारत व अमेरिका के मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा 23 सितंबर 2023 को की, जिसे भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा के नाम से जाना जाएगा। इस परियोजना में रेल लाइनें, सड़कें व बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिसके जरिए आयात व निर्यात में सुगमता होगी। इस परियोजना के तहत भारत को एक शिपिंग रूट के माध्यम से पश्चिम एशिया से जोड़ा जाएगा, जहां से एक रेल नेटवर्क विभिन्न देशों से होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा। भारत व अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल है। वर्तमान का कंडीशन ये है कि शुरू में तो काफी तेजी से इस पर काम करना स्टार्ट हुआ, तब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे थोड़े देर के लिए यह जो कॉरिडोर का काम जो है वो सुस्त पड़ गया है। लेकिन यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि चीन के जबरदस्त टक्कर देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक कौशल वाले कर्मियों के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस योजना के शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? पारंपरिक कौशल वाले कर्मियों के लिए। 18 ट्रेडर्स के कारीगरों के लिए यह योजना शुरू की गई है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कारीगर को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, और इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने अपने 73वें जन्म दिवस के अवसर पर किया।
इस योजना के तहत पात्र कारीगरों को कारोबार शुरू करने व उनमें विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ उन्नत कौशल परीक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक व टूलकिट प्रोत्साहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र कारीगरों को 3 लाख तक का ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रारंभ में 1 लाख तक का ऋण लाभार्थी को दिया जाएगा तथा इस ऋण का पुनर्भुगतान होने पर 2 लाख का अतिरिक्त ऋण भी दिया जाएगा। हाल ही में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है प्रति सिलेंडर, तो 400 कर दिया गया है। चालू फसल वर्ष 2023-24 में देश के खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, 332 मिलियन टन चालू फसल वर्ष में निर्धारित किया गया है, जिसमें 161.2 मिलियन टन रबी प्राप्त होने के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, तो देखिए आपके सामने डायरेक्ट आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। इसको आप हर वर्ष देखते होंगे, इसकी सूची जारी की जाती है। तो इसमें जो टॉप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्वीडन व अमेरिका। टॉप पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन और सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो 132वें नंबर पर अंगोला है। टॉप पर स्विट्जरलैंड और सबसे लास्ट में बॉटम में अंगोला। भारत के इर्द गिर्द के देशों की बात करें तो चाइना का रैंक है 12वां, भारत का रैंक है 40वां, पाकिस्तान का रैंक है 88वां, श्रीलंका 90, बांग्लादेश 105 और नेपाल 111वें रैंक पे है। तो भारत 140, स्विट्जरलैंड टॉप पर, अंगोला बॉटम में यानी 132वें स्थान पर। कौन सा इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है, तो 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में कितने पायदान का सुधार हुआ है, तो पिछले वर्ष भी भारत 40वें ही पायदान पर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बॉटम पे कौन सा देश है, तो अंगोला। आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन OECD के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 एवं 24 में G20 देशों में किस देश की GDP वृद्धि सर्वोच्च रहने का बताया गया है, तो यह भारत का। इस संगठन ने यानी आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन में रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 3% की वृद्धि होगी तथा 24 में 2.7% की वृद्धि होगी, जबकि G20 देशों में यही विकास दर 3.1 और 2.7% रहेगी। और इसी दौरान भारत 2023 में 6.3% और 2024 में 6% की वृद्धि दर्ज करेगा, जो कि G20 देशों में सर्वोत्तम है। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक नए संगठन के गठन की घोषणा 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में की, तो आपने वहां भी देखा होगा, इसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, GBA। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की गठन किया गया और 100 से अधिक देशों को शामिल करने में सफलता प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के गठन की घोषणा 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में की। ठीक है। बायोफ्यूल से तात्पर्य क्या है, तो बायोफ्यूल्स में पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी व वेस्ट फूड आदि से बनने वाले ईंधन से है। इन वेस्ट फूड से ईंधन बनाए जाते हैं और इथेनॉल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी इसी भाग का ही हिस्सा है। विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल्स के उत्पादन में भारत के मामले में अग्रणी 3 देश में जो है भारत टॉप पर है, भारत, ब्राजील व अमेरिका। ये टॉप 3 कंट्री है। इन तीनों देशों के अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने वाले अन्य देश कौन से हैं, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका व मॉरिशस आदि। इन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में अपनी सहमति दी है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने अपने ताजा रिपोर्ट में भारत में 2023 में विकास दर का पूर्वानुमान 6.4% से परिवर्तित करके कितना कर दिया है, 6.3%। और
मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में 6.2% से विकास दर को भारत में होने से परिवर्तित करके कितना कर दिया गया है, 6.4%। इसी तरह फिच ने भी भारत में 2023-24 के आर्थिक विकास के अनुमान में परिवर्तन किया है, और वह क्या किया है, तो वह 6.3% उसका अनुमान है। और उसी तरह S&P ने भी भारत में 2023-24 के आर्थिक वृद्धि अनुमान में का पूर्वानुमान किया है, जो कि इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास दर 23-24 में 6% रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति के संबंध में कनाडा का जो थिंक टैंक है, कनाडा का जो इंस्टीट्यूट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। और सितंबर 2023 में इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2022 एनुअल रिपोर्ट शीर्षक से जारी की गई। इस रिपोर्ट में 165 देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करते हुए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें भारत को 87वां स्थान दिया गया है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत 87 नंबर पर है। कितने देशों में? 165 देशों में। पिछला वर्ष भारत का रैंक था 86। 2023 की रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश को दिया गया है? तो सिंगापुर को प्रथम रैंकिंग दी गई है। क्वेश्चन भी है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक दिया गया है? तो 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर के लिए जो लागू रहेगा के लिए जारी लघु बचत पत्रों के ब्याज दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उन्होंने आंकड़े जारी किए कि कौन सा ब्याज दर कितना प्रतिशत रहेगा इस क्वार्टर के लिए। तो इसमें 1 ईयर एफडी 6.9%, 2 ईयर एफडी 7%, 3 ईयर एफडी 7%, 5 ईयर एफडी 7.5%, ये सभी सही है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं जो बचत खातों पर ब्याज दर किस दर से लिया जाएगा 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उसका परिचालन प्रारंभ किया? तो एक साथ 9 वंदे भारत को की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने। वर्तमान समय में देश के सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ लेती है। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी पहली रेलगाड़ी भारत में नई दिल्ली व वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कुल 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर परिचालन प्रारंभ किया, जिसके बाद देश में अब 34 रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस महीने में जो नई नियुक्तियां हुई है वो कौन कौन से हैं। तो एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं गोपाल वागले। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलर यानी एबीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो श्रीनिवासन के स्वामी। एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? शशिधर जगदीशन। उसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? दीपक गुप्ता। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन चुने गए हैं? संदीप बख्शी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एफटीआईआई के नए चेयरमैन आर माधवन को बनाया गया है और संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष है दिनेश दास। इस सूची को याद रखिएगा, एक एक करके हम लोग इसको समझने का भी प्रयास करेंगे जिससे हमें याद हो जाए। हाल ही में श्रीलंका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा। आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर के। भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के संतोष झा अब श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त सितंबर 2023 में नियुक्त किए गए हैं। इस नियुक्ति से पूर्व संतोष झा जुलाई 2020 से यूरोपीय संघ व बेल्जियम में भारत के राजदूत थे। वे श्री गोपाल वागले का स्थान लेंगे। और गोपाल वागले को कहां बना दिया गया है? तो गोपाल वागले जो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त थे उन्हें भेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में
भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गोपाल वागले। श्रीलंका में संतोष झा और ऑस्ट्रेलिया में गोपाल वागले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी का, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ दीपक गुप्ता को, और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है संदीप बख्शी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी एफटीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमने देखा था उस सूची में आर माधवन को। आर माधवन जो साउथ के जो सुपरस्टार है, उन्हें अब एफटीआईआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तमिल व हिंदी फिल्मों के अभिनेता एवं निर्देशक आर माधवन को पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष सितंबर 2023 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर वे शेखर कपूर का स्थान लेंगे। इनसे पहले शेखर कपूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य जो हैं वो दिनेश दास है। मैंने अध्यक्ष बोल दिया था, सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी, और एक नए सदस्य के रूप में एंट्री हुई है दिनेश दास को, आप देख सकते हैं यहां पे। हाल ही में 75 वर्ष से अधिक उम्र के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी अमृत काल चल रहा है, तो टोटल 84 व्यक्तियों को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट उपलब्धियों वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह एक बार का अमृत पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे कलाकारों को दिया गया है जिन्हें अपने कैरियर में अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। पुरस्कृत 84 कलाकारों में 70 पुरुष व 14 महिला कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश भर में चयनित कुल कितने शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 75 शिक्षकों को। पुरस्कृत शिक्षकों में 50 स्कूली शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों के 13 तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल है। तो टोटल 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इरिक में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के वर्ष 2023 के फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो भारत की स्वाति नायक को चुना गया है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस का सम्मान प्रदान किया गया? तो यह है शक्तिकांत दास, आरबीआई के जो गवर्नर है। वर्ष 2023 का 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 के 65वें रेमन पुरस्कार 4 लोगों को दिया जाएगा। कौन कौन है उसका फोटो आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये चारों के नाम एक एक करके हम लोग याद करेंगे। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले 65वें रेमन पुरस्कारों की घोषणा 30 अगस्त को की गई। इस पुरस्कार के लिए इस बार 4 हस्तियों को चुना गया, जिनमें एक भारत के भी हैं, और यह भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन है। डॉक्टर रवि कन्नन यह पुरस्कार पाने वाले 59वें भारतीय हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रवि कन्नन 2007 से असम के कछार कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत है। कौन? रवि कन्नन। जिन 4 लोगों का नाम है उनमें एक भारत के भी डॉक्टर है रवि कन्नन। जो चारों लोग कौन कौन है, किस क्षेत्र से, किस देश से हैं? तो पहला तो हो गए डॉक्टर रवि कन्नन, भारत के हैं, कैंसर विशेषज्ञ। दूसरे हैं
यूजेनियो लेमांस, यह तिमोर लेस्ते के पर्यावरणविद है। तिमोर लेस्ते वही जिस देश को आसियान का 11वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो वहीं के हैं यूजेनियो लेमंस। तीसरे हैं रक्षंद कोरबी, यह बांग्लादेश के शिक्षाविद है। और चौथे हैं मिरियम कोरोनेल, यह फिलीपींस के समाज सेवी हैं। ठीक है, निम्न में से किसे वर्ष 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो आप देख रहे हैं भारत के रवि कन्नन, तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमंस, बांग्लादेश के रक्षंद कोरबी और फिलीपींस के मिरियम कोरोनेल। इन उपरोक्त सभी को, चारों को ही रमन पुरस्कार 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और भारत के अब तक रवि कन्नन जो है 59वें व्यक्ति है जो रमन मैग्सेसे के लिए चुने गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा किस नए पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसके तहत कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार में उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना सरकार ने की है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। कौन कौन से श्रेणी है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा व विज्ञान टीम। एक बार अलग अलग से चर्चा करते हैं। विज्ञान रत्न किसे दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में की गई जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान के लिए दिया जाएगा विज्ञान रत्न। जैसे भारत रत्न है तो विज्ञान वो ओवरऑल है, और यह विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रत्न दिया जाएगा। विज्ञान श्री किन्हें दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देगा। विज्ञान युवा किसे दिया जाएगा? तो शांति स्वरूप भटनागर। यह पुरस्कार 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देगा। यह प्रोत्साहन करेगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। तो विज्ञान युवा दिया जाएगा 45 वर्ष से कम तक के। विज्ञान टीम किसे दिया जाएगा पुरस्कार? यह पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अन्वेषकों की ऐसी टीम को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करके असाधारण योगदान दिया हो। विज्ञान मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रति वर्ष 14 जनवरी से आमंत्रित किए जाएंगे। 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक नामांकन खुले रहेंगे। यह नामांकन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाएंगे। पुरस्कार की घोषणा प्रति वर्ष 11 मई यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन किया जाएगा। पूरा आपके पास यहाँ पे ढांचा है कैसे कब चुना जाएगा। सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 14 जनवरी को नामांकन शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को, तब तक नामांकन खुले रहेंगे। और जो घोषणा कर दी जाएगी पुरस्कारों किन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी घोषणा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 11 मई को घोषित कर दिया जाएगा। और यह पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाएंगे कब? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, आपने देखा होगा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा इस बार की गई। उस दिन यह पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के कितने वैज्ञानिकों को CSIR के वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टोटल 12 लोगों को चुना गया है। आप एक एक करके देख सकते हैं। ये मतलब इन लोगों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। किस फिल्म को 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। केरल में 2018 में आई भीषण बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म को 10 मार्च 2024 को दिए जाने वाले 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रतिस्पर्धा के लिए इस फिल्म का चयन किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ है। तो केरल की मलयालम भाषा की यह फिल्म है एवरीवन इज ए हीरो 2018। किस भाषा की फिल्म को 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो वह है मलयालम भाषा की फिल्म। वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। वहीदा रहमान, जाने माने बॉलीवुड की अभिनेत्री व नृत्यांगना वहीदा रहमान को दिया जाएगा।
5 दशक से अधिक समय तक फिल्मों में सक्रिय रही वहीदा रहमान ने 90 से अधिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देश के सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1969 में दादा साहेब के जन्म शताब्दी वर्ष में की गई थी तथा वहीदा रहमान यह पुरस्कार पाने वाली 53वीं और 8वीं महिला है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान है? तो यह जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान है हीथ स्ट्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका नाम कौन नहीं जानता, यह कृषि वैज्ञानिक थे एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। इनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन भारत सरकार ने किया था। कृषिगत उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी औसत लागत से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश इसी आयोग ने की थी। टाइम पत्रिका ने 20वीं सदी के 20 सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से उन्हें 1999 में उन्हें चुना गया था। 2007 से 13 के दौरान राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी वह रहे थे। भारत सरकार ने 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण व 1989 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया है। फिक्की द्वारा आयोजित 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सितंबर 2023 को किस अफ्रीकी देश में आए भूकंप से 3000 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है? तो यह भूकंप मोरक्को में आया था। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कप्तान तुषार महाराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कप्तान तुषार महाजन कर दिया है। फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ एक टकराव में 9 पैराशूट कमांडरों के कप्तान तुषार महाजन शहीद हो गए थे। उन्हीं के सम्मान में यह स्टेशन का नाम रखा गया है। 25 मई 1987 को उधमपुर में जन्मे कैप्टन तुषार महाजन को आतंकवादियों के विरुद्ध बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है जिला, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। और उसी तरह छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है तथा उस्मानाबाद का, महाराष्ट्र का ही एक उस्मानाबाद शहर है, उसका नाम बदलकर अब धारावी कर दिया गया है। और इसी तरह मराठावाड़ा क्षेत्र के इन जिलों के नाम से इस परिवर्तन की घोषणा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जून 2022 में की गई थी। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन शिंदे सरकार में किया जा रहा है। तो 2 जिले का नाम बदलकर औरंगाबाद जिला का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद जिला का नाम बदलकर धाराशिव नगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद जिला का नाम धाराशिव नगर। भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता के प्रदर्शन हेतु 2 दिवसीय भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो यह गाजियाबाद में किया गया। हाल ही में किस देश की मेजबानी में पुरुषों के 16वें एशियाई एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो यह पाकिस्तान व श्रीलंका के मेजबानी में किया गया। 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच यह खेला गया और इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने पिछले विजेता श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशियाई क्रिकेट टूर्नामेंट पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि 8वीं बार अपने नाम किया। भारत ने किस देश को फाइनल में पराजित करते हुए एशियाई क्रिकेट एक दिवसीय का खिताब 8वीं बार अपने नाम किया? तो फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। हाल ही में किस देश के पुरुष क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है दोस्तों नेपाल के खिलाड़ी ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से अर्धशतक बनाने का नया रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने सितंबर 2023 के हांगझोउ में एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध एक मैच में केवल 9 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर स्थापित किया। इसके साथ ही T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12 गेंद पर अर्धशतक बनाने वाले युवराज सिंह का उन्होंने रिकॉर्ड 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड उन्हें तोड़ दिया। बहुत दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि मैं युवराज सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं। किस देश के पुरुष क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो यह भी नेपाल के ही खिलाड़ी का नाम। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल ने
चीन के होंगजाऊ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध खेलते हुए 27 सितंबर 2023 को बनाया। इस मैच में केवल 34 गेंदों में शतक बनाकर साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर और रोहित शर्मा के 2017 में 35 गेंदों पर शतक का रिकॉर्ड उन्होंने ध्वस्त किया। दोस्तों, ये एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया, लेकिन इसका लेवल ना काफ़ी डाउन था। अच्छे अच्छे देशों ने प्रतिनिधित्व अपने बी टीम को भेजा था, भारत ने भी बी टीम भेजा था। इसके चलते मंगोलिया, नेपाल, आपने कभी क्रिकेट में इनका नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम सुने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तो ना के बराबर। वहाँ पे ये मैच आयोजित किए गए और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच, जबकि युवराज सिंह का जो रिकॉर्ड था वो वर्ल्ड कप 2007 के T20 वर्ल्ड कप में था इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये काफ़ी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच में मान्यता दी गई, इसलिए ये रिकॉर्ड मान्य होगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो ये भी नेपाल ने ही बनाया है। 314 रन बनाए अफगानिस्तान इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ, और इसी में सारे रिकॉर्ड बने। इससे पहले आयरलैंड के विरुद्ध अफगानिस्तान ने 278 रन बनाए थे, जिसे नेपाल ने अब भंग कर दिया। 132वें डूरंड कप फुटबॉल का खिताब किसने जीता? तो यह मोहन बगान ने फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराकर 17वीं बार डूरंड कप का खिताब, फुटबॉल का खिताब जीता। हाल ही में संपन्न अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जो चौथा और लास्ट 2023 का ग्रैंड स्लैम था अमेरिकी ओपन, उसका खिताब अमेरिका के ही कोको गफ ने जीता। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलिया ओपन तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, अरियाना साबालेंका बेलारूस के, इन्होंने जीता। फ्रेंच ओपन ईगा स्वितेक पोलैंड ने जीता। विंबलडन जो था उसमें मर्केटा बंदरसोवा चेक गणराज्य की थी, उन्होंने जीता। और अमेरिकी ओपन जो चौथा ग्रैंड स्लैम है उसमें महिला एकल खिताब अमेरिका के ही कोको गफ ने जीता। इसी तरह अमेरिका टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, विंबलडन 2023 कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और अमेरिकी ओपन का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ही जीता। तो 2023 के जो 4 ग्रैंड स्लैम है पुरुष एकल में, उनमें 3 अकेले नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, एकमात्र विंबलडन जो है वह कार्लोस स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता। ठीक है, यहाँ पे आप वही चीज़ें है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो नोवाक जोकोविच ने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पराजित करके डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट विश्व ग्रुप 1 में स्थान बनाया? तो मोरक्को को पराजित करके। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की 8वीं महिला पहलवान कौन है? तो अंतिम पंघाल है। सर्बिया के बेलग्रेड में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए केवल एक पदक, कांस्य पदक, हिसार की 19 वर्षीय अंतिम पंघाल है, अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कोई भी पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल भारत की 8वीं महिला पहलवान बन गई है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स में इतना ही। ये नवंबर 2023 का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका पूरा निचोड़ है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स फॉर वाचिंग वर्ल्ड अफेयर्स। अगर वीडियो आपको, थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी अफेयर्स, अगर यह वीडियो और इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।